कई की दो मेरा रोल नंबर लिखा है कि नाम लिखे दो। नाम लिखा है, नाम और नंबर नहीं। एंट्री कर ली और काप्या का नंबर, प्रश्न पत्र का नंबर कई दो घर से करके लाना। ये क्या प्रोजेक्ट कार्य भी है घर में 8 नंबर क्या नहीं है, ये तो पेज करना। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसके अंतर्गत बहुविकल्प रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी तथा सत्य असत्य चयन आदि के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक के प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं जिसकी शब्द सीमा 30 शब्द है। ठीक है, 30 शब्द तक लिखना है। 1 से लेकर 5 तक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं जिसकी शब्द सीमा 30 से 50 शब्द भी लिखना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं जिसकी शब्द सीमा 50 से 75 शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 26-27 प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं जिसकी शब्द सीमा 75 से 120 शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 28 निबंधात्मक प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा 20 से 250 शब्द है। ये निबंधात्मक है। ठीक है, ये कितने हैं? 7 + 3 अंक 10। ये 2 प्रश्न होंगे शायद निबंधात्मक प्रश्न, 1 या 2 शायद। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कौन सा है? मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। किसके लिए माने जाते हैं? साहब। पक्के साहब माने जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता कौन थे? नंद। मुंह की खाना का अर्थ है, योगी। ये मुहावरा है, इसका लिखना है। मुंह की खाने का अर्थ है, मुहावरा है मुंह का खाना, मुंह की खाना यानी कि ठोकर खाना वगैरह, हार माना, झूठ बोलना, विचार करना, प्रयास करना। पीपर पात रसिक मन डोला में अलंकार है। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन, अभी मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि तुमको लिखना है। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन गधा। समाज समझा जाने वाला प्राणी कौन सा है? गधा। उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नानी के मन में किसके आज़ादी की प्रति जुनून था? देश के प्रति आज़ादी का जुनून था। वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द। ठीक है, के वाक्य शब्द। चौपाई छंद हैं। मातृके का वार्णिक है। मुक्ता फल का आशय होता है मोती मुक्ति। गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी कठिनाई से ग्रहण किया जा सकता है, आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम लिखिए। ज्ञान शब्द का विलोम लिखिए। महाकाव्य के कितने सर्ग होते हैं? रसखान के आराध्य कौन थे? हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कौन है? तेरा क्या है प्रश्न? बाबन को मोड़े फटाफट से पढ़ना है, याद है। पढ़ गलत सही जोड़ी बनाइए। लेखिका सुरभजीत इंद्र, इसमें अद्भुत, मर्दुला गर्ग, कबीरदास परसाई जी। इसके विपरीत में है सूरपति, विस्मय, मर्दुला गर्ग, व्यंग्य लेखक, बीजक, निबंधकार। तो दोस्तों ये इधर से जोड़ी मिलानी है। आप लोगों को क्या करना? जोड़ी मिलानी है। क और ब 2 खंड दिए गए हैं। क ख अलग अलग खंड दिए गए हैं, इसको जोड़ी को मिलाना है। इसमें से सच्चा मेल किसके साथ हो रहा है ये मिलाना है। अच्छा मेल, सही मेल किसके साथ हो रहा है।
एक बार और दोहरा देता हूँ मैं। लेखिका, इंद्र, अद्भुत, कबीरदास, परसाई जी। ठीक है। सत्य असत्य का चयन कीजिए। लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी। सत्य असत्य। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। सत्य। रस के 6 अंग होते हैं। गलत, क्योंकि ये 9 होते हैं तो इसमें असत्य है। कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी। पाठ्य के आधार पर दीजिए उत्तर। गद्य काव्य कवितापूर्ण गद्य रचना होती है। सत्य असत्य के आधार पर दीजिए उत्तर। कोरोना काल में प्रश्न पत्र और कापियाँ दोनों बच्चों को यहाँ घर पर प्रोवाइड कर दी है कि ताकि आप घर जाके पेपर को सॉल्व करके वापस ड्यूरेशन टाइम में जमा करना है। ये प्रोजेक्ट कार्य है, सेशन कार्य हो गया है। जैसे सेशन कार्य होता है ऐसे हो गया है। तो एग्ज़ाम इस तरह से ली जा रही है। यहाँ पर तत्सम एवं तद्भव शब्दों को पहचान कर लिखिए। हस्त, मोर, अग्नि, सूरज। 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ, भूमि, पर्यायवाची। इसके जो पर्याय होते हैं। निम्न चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाइए। समझदार, दयालु। अथवा मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एग्जाम्पल, आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना। कोल्हू का बैल। दूसरा है कोल्हू का बैल। तो दोस्तों अगला देखते हैं। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न। ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ज्ञान की आंधी मनुष्यों के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है दोस्तों। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर। गोपियाँ किसका रूप धारण करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं? गोपियाँ किसका रूप धारण करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? ये अथवा वाला प्रश्न। सवैया छंद किसे कहते हैं? सवैया छंद किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? कवि अपनी कोठरी में क्यों उदास बैठे थे? कवि अपनी कोठरी में क्यों उदास बैठे हैं? ये प्रश्न 12वां है और नंबर 2 का है। इसमें 30 शब्द लिखने हैं, 25 शब्द लिखने हैं 1 से लेके। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ये लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों, घर प्रश्न पत्र लाकर। क्योंकि स्कूल में कोरोना वायरस ज़्यादा प्रभावशील होने की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो रही है। घर पर ही प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है और यहीं आपको घर बैठकर आराम से तसल्ली से पेपर हल करके वापस सेशन सत्र में जमा करना। दोस्तों एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको कि आपको सेशन सत्र में ही अपना प्रश्न पत्र जो है घर पे हल करके, ये 9th क्लास की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 9th क्लास की। अपना प्रश्न पत्र घर पर ही हल करके वापस अपने विद्यालय में जमा करना है। ठीक है। आपने अपने शहर में, अगला प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? अपने शहर में
आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा? जैसे कि बाल मजदूरी जो होती है उसके बारे में फोकस किया गया है प्रश्न के अंदर। जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने की उम्र में आर्थिक तंगी के कारण, गरीबी के कारण या कोई ऐसे अनायास शौक के कारण, वो अपने माता पिता की गलतियों के कारण वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे अनर्गल कार्य करने में लिप्त हो जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो अच्छे कार्य नहीं कर पाते। उसको लेकर के यहाँ फोकस किया गया है दोस्तों। तो छात्रों को इस प्रश्न पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने अपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? इसका मकसद सिर्फ यही है, मैंने ऐसे आपको बता दिया है, लेकिन आपने कहाँ कहाँ बच्चों को काम करते हुए देखा है? होटल में, रेस्टोरेंट में, या फिर साइड वर्क में, या किसी रोड के काम पे, या फिर कोई होटल में, या बस में, या झुग्गी झोपड़ियों के आसपास कहीं कुछ कबाड़ा बीनते हुए, या कुछ इस तरह के कार्य करते हुए आपने देखा है क्या बच्चों को कभी? उसके बारे में आपके जहन में क्या विचार आता है वो आपको लिखना है। रसखान, अगला प्रश्न है, रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? ये पाठ्य पुस्तक के टेक्स्ट बुक के आधार पर आपको उत्तर लिखना है, जो कि आपको प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके आधार पर आपको कॉपी में भरना है। 28 पेज की कॉपी है, 18 पेज की है? 12 पेज की कॉपी है, 12 पृष्ठ की कॉपी है और बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है। कोई ज़्यादा आपको जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से लिखेंगे। तो साफ सुथरे शब्दों में लयबद्ध तरीके से एकदम मोती जैसे पिरो देंगे तो बिल्कुल आपकी जगह, स्पेस उसी कॉपी में आपकी सारी ये प्रश्न पत्र आ जाएगा, अगर आप ठीक ठीक से लिखते हैं तो। वरना ऐसे ही पेज वगैरह छोड़ते रहते हैं तो भले एक प्रश्न में ही आप पूरी कॉपी भर देंगे। तो कोशिश करें कि एक कॉपी में आपका सारा मैटर आ जाए प्रश्न पत्र का। कोई 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम उनकी रचना सहित लिखिए। कोई 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम उनकी रचना सहित लिखिए। प्रमुख निबंधकार जो बहुत बड़े निबंधकार हैं, जिन्होंने दशकों से निबंध लिखे हैं और वो निबंध अभी तक पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, और जिनको लेके हमारे NCERT और UGC और ये सब समर्थन करते हैं और पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। ऐसे लेखकों के नाम, ऐसे निबंधकारों के नाम यहाँ पर आपको लिखना है 2। तो वो लिख दीजिए अपनी कॉपी में। और अगला अथवा, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। इसके अथवा वाला है, नाटक के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। वाह क्या बात है, क्या शानदार प्रश्न है। नाटक जो एक बहुत ही अच्छा मंच होता है, उस पर नाटकीय तरीके से प्रस्तुतियाँ दी जाती है भाव भंगिमाओं के साथ, और नुक्कड़ नाटक होते हैं, स्टेज शो होते हैं, ये सारे नाटकीय तरीक़ों में आते हैं। तो ये इसके बारे में आपको नाटक के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। तो ये तत्व आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक दी गई है, आपकी स्टडी बुक दी गई है, उसके पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें से प्रश्न ढूंढ के, उसके अंदर जो पाठ्यक्रम है उसमें से ढूंढ करके आपको याद करके लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो कुछ शब्द, लेकिन ज़्यादातर याद करके लिखना है। तो नाटक के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषताएं हैं? तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषताएं हैं? नोटिस कर लीजिए एक बार फिर से, तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषताएं हैं? ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। वो उनकी महिलाओं की विशेषताएं कि तिब्बत जो होता है वो आप जानते हैं कि पहाड़ी एरिया में है। तिब्बत क्षेत्र, तिब्बती क्षेत्र, जहाँ पर बहुत ढलान वाले घर होते हैं, उनकी खेती करने के तरीके अलग होते हैं, उनके जो वेशभूषाएँ होती है वो अलग टाइप की होती है, उनके खान पान बहुत अलग टाइप के होते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग टाइप की होती है, और वो डेली अपडेट किसी और तरीके से रहते हैं। हम जिस तरीके से रहते हैं वैसे नहीं रहते हैं। तो आप उसको अपनी किताब को पढ़ के उसका उत्तर ढूंढिए, बनाइए उत्तर और फिर लिखिए, ठीक है। अथवा वाला प्रश्न है, प्रातः काल का वातावरण कैसा दिखाई देता है? वाह क्या बात है, अद्भुत है। हर एक क्षण एक नया होता है, लेकिन प्रातः काल जब हम सो करके उठ रहे होते हैं, सुबह जब रात भर 12 घंटे के बाद, तो जो लालिमा सूर्य की किरणों के द्वारा हम महसूस करते हुए, देखते हुए, उसका जो अलग ही इमोशन होता है और वो ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, हमको एक नए जीवन की तरह लगता है। बहुत ही सुहावना लगता है, बहुत ही पारदर्शी लगता है और एकदम क्लियर लगता है। तो वो देख के आप अपने आप को जज कीजिए, अपने अंदर क्या विचार चल रहे हैं, प्रातःकाल वातावरण कैसा दिखाई देता है।
पाठ्यक्रम को भी पढ़ के लिखिए और अपना भी कुछ अनुभव दीजिए कि मुझे कैसा लगता है। बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। गोरैया लॉरेंस, अगला प्रश्न बता रहा हूँ मैं। गोरैया लॉरेंस के विषय में इतना सब कैसे जानती हैं? लॉरेंस कौन था है मुझे पता नहीं, लेकिन आपने जब बुक्स पढ़ी होगी। गोरैया लॉरेंस एक किसी चिड़िया का नाम है, एक किसी पक्षी का नाम है, ठीक है। विषय में इतना सब कैसे जानती हैं? गोरैया लॉरेंस के विषय में। लॉरेंस कोई दूसरा है, गोरैया कोई पात्र है क्या चिड़िया का नाम है किताब के अंदर? चिड़िया। हाँ, तो उसके आधार पर आपको लिखना है कि लॉरेंस कोई एक, लॉरेंस क्या चीज़ है? हाँ, एक लेखक है, एक खोजकार है, मतलब इनोवेशनल, हाँ इनोवेटिव, जो उसने खोज करी थी गोरैया चिड़िया की, जो हम जानते हैं कि बहुत ही शार्प पक्षी होता है। एक छोटा सा पक्षी होता है गोरैया, और चिड़िया होती है। तो उसके ऊपर लॉरेंस के क्या इतना सब कैसे जानते थे लॉरेंस के बारे में, उसकी आवाज़, उसकी हर एक चीज़ के बारे में। तो ये उस किताब को पढ़ के आप लिख सकते हैं, उसके बारे में प्रश्न बना के, उत्तर बना के। तो अथवा वाला प्रश्न है दूसरा, प्रेमचंद की विडंबना क्या थी? प्रेमचंद की विडंबना क्या थी? तो ये आप अपने पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र को देख करके, बुक्स में पढ़ के इसका उत्तर बना के लिख सकते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो हर एक 9th क्लास का छात्र, क्या पहली क्लास से लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हर एक छात्र, प्रोफेसर और दुनिया के सभी लोगों को इसके बारे में अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना प्रकार के फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो जल, पेड़ और वायु, धरती, आकाश, ये सब कुछ तत्वों से मिलकर के हमारी पूरी सृष्टि का रचना हुआ है। उसमें पेड़ पौधे जो है एक मुख्य फैक्टर होते हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए। तो ये यहाँ पर लिखना है आपको इसका उत्तर कि कितना फ़ायदेमंद होते हैं, प्रकार लिखिए। तो बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है यदि आपने पाठ्यक्रम को ठीक से पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो प्रश्न पत्र आपके हाथ में है, उत्तर पुस्तिका भी आपके हाथ में है, आप उसको देखकर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन खाली एक भी नहीं छोड़ना, दिए गए शब्दों से कहानी निर्माण कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार, दिए गए शब्दों से कहानी निर्माण कीजिए, मतलब शब्द दिए हैं और इन्हीं शब्दों को उन वाक्यों में प्रयोग करते हुए विस्तृत करना है, विरल करना है, निबद्ध करना है और एक कहानी लिखना है। जैसे कि झील, पक्षी, पेड़ पौधे, तितली, बरसात, बर्फबारी, मौसम, नदी, पत्थर, मिट्टी और सूरज। झील पर बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, पक्षी पर बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। जिन वाक्यों का एक संयुक्त रूप करके हमको एक कहानी बनाना है। तो ये आप सरलता से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अपने स्वाद अनुसार पसंदीदा भोज्य पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए, मीठा, नमकीन, खट्टा। ये 3-3 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं और इसमें शब्दों की संख्या जो है वो भी बढ़ चुकी है ओबियसली, क्योंकि 17 से लेकर 19 तक के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे और इनकी जो शब्द क्षमता है वो 30 से 50 शब्द है। कितनी है? 30 से 50 शब्द। तो आपको 30 से लेकर 50 शब्द के बीच में अपने उत्तर को लिखना है, ये याद रहे, क्योंकि सुसज्जित तरीके से, सही तरीके से अगर आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे तो उसमें नंबर भी अच्छे मिलने वाले हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण महाकाव्य है। इसी प्रकार से खंड काव्य कौन से, ऋतिका या कुछ और भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया होगा, उस हिसाब से आपको याद करके लिखना है। काव्य किसे कहते हैं? तो काव्य और इसके भेद लिखिए। तो यही ऊपर वाले प्रश्न से ही मिलता जुलता उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा वाला ये लिख दीजिए, काव्य किसे कहते हैं। महाभारत, रामायण भी एक महाकाव्य है, इस तरह से उसके बारे में वर्णन कर दीजिए, उसके चरित्र चित्रण कर दीजिए, थोड़ा सा उसमें जो पात्र है उनका चरित्र चित्रण कर दीजिए, तो भी आपका काम चल जाएगा। और अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छा लिखिए। काव्य किसे कहते हैं अथवा वाला प्रश्न है। उसके बाद 20वां प्रश्न पर नज़र डालते हैं। ये 4 नंबर का प्रश्न है और 4 नंबर का प्रश्न है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 25 तक के प्रश्न पत्र में 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और 50 से 75 शब्द सीमा आपको दी गई है। कितने? 50 से 75 शब्द सीमा।
अर्धरात्रि में कोयल की चीख के कवि का क्या अंदेशा है? अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है? इस पे आपको 50 से 75 शब्द लिखने हैं जो आपको याद है अच्छे से। इसके अथवा वाला है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? ये पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम के आधार पर आपको प्रश्न बना के उत्तर बना के लिखना है। प्रश्न के आधार पर कबीरदास जी अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, ये भी 4 नंबर का है। इसमें 2 ऑप्शन हैं, कबीरदास जी अथवा ओब्लिक माखनलाल चतुर्वेदी। आप दोनों में से किसी एक लेखक के बारे में साहित्यिक परिचय दे दीजिए और जो 4 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु, उनके आधार पर वर्णन कर दीजिए। तो ये आपका जीवन परिचय हो जाएगा एक लेखक का। ठीक है, जैसे कि 2 रचनाएं लिख दीजिए, आपको याद होगा। भाव पक्ष लिख दीजिए, कौन से भाव उनके लेखन में चलते थे, वास्तविक भाव चलते थे, काल्पनिक चलते थे या फिर आत्मिक चलते थे, कौन से भाव उन्होंने प्रकट किए हैं। भाव पक्ष क्या रहा है उनका, वास्तविक चरित्रार्थ उनके समय में जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में लिखा होगा तो वास्तविक हो रहा है, वास्तविक भाव हो रहा है। इस तरह से ये कला पक्ष। ठीक है, साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान कैसा रहा है उनका, प्रथम रहा है, द्वितीय रहा है, चतुर्थ रहा है, कैसा रहा है। तो हम जानते हैं कि साहित्य प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 कालों में बांटा गया है कि साहित्य का कालक्रम क्या है। तो उसमें उनका स्थान आधुनिक काल में पहला रहा है कि प्राचीन काल में पहला रहा है कि वर्तमान काल अभी जो आधुनिक चल रहा है इसमें रहा है कि मध्यकाल में स्थान कौन सा रहा। इस तरह से उसको ध्यान में लाते हुए जो किताब में लिखा हो उस हिसाब से आपको लिखना है। 22वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। तो ये ब्रज भाषा में इसको उद्घृत किया गया है जो आपको समझ के लिखना है। इसका पद्यांश प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, है ना। तो पहले तो संदर्भ लिखिए, फिर प्रसंग लिखिए और फिर इसकी व्याख्या कीजिए। ये 3 तो टॉपिक ऐसे हो रहा है, उसके बाद इसको समझते हुए व्याख्या कर दीजिए इसकी। ठीक है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद दवार की। तो ये खाने पीने के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से इस पद्य में समझाया गया है पद्यांश में कि आपको अच्छा भोजन होने पर, अधिक खाने पर जो बीमारियां हो जाती है, आलस्य और भांति भांति के रोग होने लगते हैं, तो हम पढ़ने में दिमाग नहीं लगा पाते हैं, हमारा टाइम ऐसे बर्बाद हो जाता है और हम जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं पूरे नहीं कर पाते हैं। तो ये खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, मतलब इतना सारा खा खा कर भी कुछ नहीं पाएगा, आलस्य का भांति हो जाएगा और तेरा जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा और अहंकार से भी कुछ मिलने वाला नहीं, अहंकारी बन जाएगा, खा खा के बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो कुछ कम खाओ, काम करो, अच्छे दिमाग लगाओ, अपना अभिरुचि प्रकट करो, तो द्वार की सांकल खुलेगी और तुम जीवन को और उत्कृष्ट तरीके से जी पाओगे। तो ये कवि ने ये पद्यांश में समझाने की कोशिश करी है, उसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ करके और अच्छे से लिख सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई हैं, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है। क्या बात है, बहुत शानदार गद्यांश। इसको आपको संदर्भ लिखनी है कि ये संदर्भ का मतलब है ये किसने लिखा। ठीक है, उनका नाम लिख दीजिए और इसका संदर्भ क्या है, किस विषय को लेकर के संदर्भित किया गया है और प्रसंग में इसका जो भाव विभोर है वो किस तरह का प्रसंगित, किस चीज़ को लेकर प्रसंगित किया गया है इसको, और इसकी व्याख्या कर दीजिए। व्याख्या में उसका जो पढ़ा हुआ है वो सब आ जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी लिख दीजिए इसको समझते हुए। उसके बाद अथवा वाला, दोनों दिन भर जोते जाते, दोनों दिन भर जाते जाते ठंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। ये किसकी बात हो रही है? दोनों दिन भर जोते जाते, बेलों की बात हो रही है, 2 बेलों की बात हो रही है। डंडे खाते अड़ते, शाम को थान में बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। ये बेलों का प्रसंग बताया गया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छा और याद करने के लिए दिया गया होगा। उसको याद करके आप इसका अथवा वाले ऑप्शन में दिया गया है, या तो आप ऊपर वाला कर दीजिए या फिर नीचे वाला कर दीजिए। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, समझने के बाद आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। इसी ऐसा प्रसंग हमने तो कई बेल जोते हैं और रोटियां भी खिलाई है, और फिर उसके बाद जब उनकी आंखों में देखते हैं तो एक विद्रोह सा प्रकट होता है, मतलब वो क्रोध वाली, आक्रोश वाली नज़र उनकी नज़र आती है। मुंशी प्रेमचंद जी अथवा हरिवंश राय हरिशंकर परसाई मुंशी प्रेमचंद जी अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। मैं बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, उसके लिए मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाषा के माध्यम से आप थोड़ा सा भी आनंद महसूस कर पाएँ। मुंशी प्रेमचंद जी अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। कौन कौन से बिंदु है? 2 रचनाएं लिख दीजिए, भाषा शैली लिख दीजिए, वो कौन सी भाषा में लिखते हैं, ब्रज भाषा में लिखते हैं, सरकारी भाषा में लिखते हैं या अवधी भाषा में लिखते हैं। इस टाइप से आपको उनकी भाषा शैली का परिचय दे देना है रचनाओं के बाद। और फिर साहित्य में उनका स्थान कौन सा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक लेखक का साहित्य में अपना अपना एक स्थान होता है, तो उनका स्थान क्या है मुंशी प्रेमचंद जी अथवा हरिशंकर परसाई जी का। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी का तो पता है, दुनिया को सभी को पता है कि उनका प्रथम स्थान था, लेकिन हरिशंकर परसाई जी का भी स्थान उनके समतुल्य ही था। तो आप उसको याद करके ठीक से लिखिएगा। जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में, जीवनी किसे कहते हैं? जिसके जीवन का चरित्र जिसमें उकेरा जाता है, जिसमें लिखा जाता है जीवन परिचय। और आत्मकथा, आत्मिकता, मतलब उसने आत्मकथा मरने के बाद जब उसके आत्मा के बारे में, उसके आत्मकथा के बारे में लिखा जाता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। इस तरह से जीवन परिचय, जीवनी में और आत्मकथा में ये अंतर होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। पर्यावरण, जैसा कि हम जानते हैं कि 5 सारे ये जो मैटर है उससे सारी दुनिया बनी हुई है। उसमें से पर्यावरण एक मैटर है जिसमें पेड़ पौधे होते हैं, और जितना भी नग्न आंखों से हमको दिख रहा होता है वो सारा का सारा जो है एटमॉस्फेयर पर्यावरण होता है, जिससे कि हम जीवन विचरण करते हैं। हमारा सारा काम पर्यावरण के बिना अधूरा है। तो उसका क्या योगदान है? तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि उसका पूरा 100% हमारे जीवन के निर्माण में योगदान है। लेकिन हमको भाषा की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से और हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से उस प्रश्न का उत्तर को बनाना है, तो उसमें आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। 26 से लेकर, जैसा कि हम जानते हैं 26 से लेकर के 27 तक प्रश्न जो है वो 2 प्रश्न 5 अंक के हैं, जो 6 नंबर के कोटेशन में है। तो आप इसको अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। अवकाश 3 दिन, या तो आप ऐसे ही कोई ऑप्शन नहीं, बट 3 दिन, सिर्फ 3 दिन आपको कोई काम है अत्यंत आवश्यक जिसका नाम आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे?
मुझे कुछ काम है, और अगर काम का पता है तो उस काम के बारे में लिखिए 3 दिन के लिए, और अपनी प्राचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिख दीजिए। ठीक है, बड़े आसानी से लिख देंगे। एक तरफ अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, ठीक है, और लास्ट में आपका आज्ञाकारी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम, कक्षा और रोल नंबर, ठीक है। और अथवा वाला एक और प्रश्न आ रहा है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए, जो एनुअल एग्ज़ाम होती है। तो इस बार आप कैसे लिखेंगे? अगर कोरोना चल रहा है, आपके घर कापियाँ दी गई है, पेपर आपको घर दिया गया है, तो थोड़ा लिखने में अलग टाइप का लगेगा। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको वही लिखना है जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोरोना चल रहा है तो कापियाँ और घर पे दे दी है ना, ये लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है। वो जो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वही लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाँ, वो प्रश्न में ऐसा होता है कि कोरोना के बारे में तो अलग बात हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको वही लिखना है जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ, गाइड में दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ करके। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये एक समरीज दी गई है, गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ के आप इसमें 3 प्रश्न लिखे हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको प्रश्न उत्तर छांटने हैं और प्रश्न के नंबर लिख करके, प्रश्न क्रमांक लिख करके उसके उत्तर इसी में से ढूंढ करके आपको लिख देने हैं बस, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है, इसी में से आपको पैराग्राफ में से इसके उत्तर छांट के लिखना है और छोड़ देना है, फिर याद भी नहीं करना, बस लिख देना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 में से 250 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। जैसा कि हम जानते हैं, प्रारंभ में ही लिख दिया गया था कि प्रश्न क्रमांक 7 में 7 का जो भाग है, इसमें एक प्रश्न है और वो है निबंधात्मक। 200 से लेकर 250 शब्द के बीच इसका अंक निर्धारित किया गया है। 7 + 3 = 10 है। कितने? 7 + 3 = 10 अंक दोस्तों। ये बहुत ही शानदार छात्रों के लिए स्पीड वाला होता है। इसमें निबंध होता है जो कि बार बार, जब से हम कक्षा में आगे क्रम उन्नत होते हैं तब से टीचर और कोचिंग वाले और सभी आपको उसी तरफ आगे बढ़ाते रहते हैं कि निबंध यह आएगा, निबंध वो आएगा, विज्ञान का आएगा, हैं, बाल सभा का आएगा, स्वच्छता अभियान का आएगा, और चमत्कार पत्रों का आएगा, समाचार पत्रों का आएगा, कोरोना काल में आपकी दिनचर्या। ये देखो नया टॉपिक आपके साथ ऐड कर दिया गया है यहाँ पर। कोरोना काल में आपकी दिनचर्या कैसी, आप मास्क लगाते हैं कि नहीं लगाते, आप 2 गज की दूरी रखते कि नहीं रखते, आप हाथ धोते कि नहीं धोते, साबुन से धोते हो कि ऐसे धोते हो, आप दोस्तों से ऐसे गप्पे तो नहीं लड़ाते हो पास में बैठकर, जिसकी वजह से कोरोना ज़्यादा हो सकता है, दूरी बनाए रखते हो कि नहीं रखते हो, कहीं आप दुकान पर ख़रीदने जाते हो तो वहाँ दूर खड़े होकर ख़रीदते हो कि नहीं खरीदते हो। ये सारी जानकारी आपको इसमें लिख सकते हो। कोरोना कब से हमारे देश में आया, कोरोना दुनिया में कब से आया, और अभी तक कितने लोग इससे इफेक्टेड हो चुके हैं, और अभी की दिनचर्या में आज अपडेट कितने लोग सामने आ रहे हैं, और हमारे विद्यालय बंद हो गए उसकी वजह से हमें पढ़ाई में कितनी तकलीफ़ें हो रही है, हमारे टीचर लोग कितने तकलीफ़ देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस निबंध अगर आप लिखते हैं तो। लेकिन ये टॉपिक चाहे आप कहीं दूसरी जगह भी ऐड कर सकते हो, स्वच्छता अभियान वाला निबंध इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, बाल सभा में भी आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाल सभा में नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको अलग से ही लिख सकते हैं। समाचार पत्रों का महत्व इसमें ऐड कर सकते हो। विज्ञान के चमत्कार में आप इसका टॉपिक बना के लिख सकते हो। स्वच्छता अभियान के निबंध में आप इसका टॉपिक बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी जीवन, राष्ट्रीय पर्व, खेलों का महत्व, जल का महत्व। निबंध के जो टॉपिक आपको दिए गए हैं 5 और 5 10, इसमें से आप किसी भी एक पर निबंध लिख सकते हैं। शानदार। और ये जो ब वाला, इसमें अ और ब 2 कोटेशन अलग अलग हैं, तो दोनों में अलग अलग लिखना है, ठीक है। हाँ, ऐसा है वो। एक तो निबंध वाला है, एक रूपरेखा वाला है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर रूपरेखा लिखी है, तो रूपरेखा में भी आप बात वही है, दोनों प्रश्न निबंधात्मक है, ठीक है। 200 शब्द, 50 250, 250 से 250 या 200 शब्द से 200 शब्द में लिख सकते हैं, तो 400 शब्द हो जाएंगे, 500 शब्द हो जाएंगे।
तो ये 2-3 पृष्ठ का 6 पृष्ठ तक इसमें लिखना अच्छे शानदार, ठीक है। तो वज़न हो जाएगा कॉपी में, आपकी लीड ख़त्म हो जाएगी। लीड से पता चल जाएगा कि आपके प्रश्न पत्र में आपने कितना लिखा है, वज़न पता चल जाएगा कॉपी का कि आपने कितना लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये था 9th क्लास का हिंदी मीडियम का MP बोर्ड, गवर्नमेंट बोर्ड, मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण एजुकेशन सिस्टम का प्रश्न पत्र, जो कि कोरोना काल में बच्चों को घर पर प्रोवाइड किया गया है और आपको सेशन सत्र में जमा करना है वापस से अपनी कॉपी को। तो अभी ये पहला पेपर था, अभी 6 पेपर होंगे, 5 और बाकी है। तो अभी इसका रागा सुन लिया, अगला रागा फिर करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए और सब बच्चों को ऑल द बेस्ट।